आप सभी को नमस्कार। चलिए आज ठोस अवस्था की अगली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। पिछली वीडियो जो भाग 3 है उसमें हमने और ठोस अवस्था के कुछ चीजों का अध्ययन किया था, जिसमें क्रिस्टल, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल में जालक बिंदु, एकक कोष्ठिका, इन सारी चीजों का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में किया है। तो आज देखेंगे कि जो एकक कोष्ठिका है उस एकक कोष्ठिका के आकार बदलने के पीछे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। आइए हम देखते हैं कि जो एकक कोष्ठिका है उनकी पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, उस पर आज चर्चा करते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था हमारा चैप्टर है। ये पार्ट 3 चौथा है, ये चौथा वीडियो है। आज हम देखेंगे कि जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका या एकक सेल के बदलने कारक, किनके कारकों से उनका जो है एकक कोष्ठिका बदलता है, यानी कि उसके पैरामीटर्स की बात करें। पैरामीटर एकक कोष्ठिका के लिए हमको सबसे पहले चाहिए त्रिविम। तो त्रिविम तैयार करेंगे। त्रिविम मतलब जिसमें 3 अक्ष हो, ऐसा व्यवस्था आप देख पाएंगे इस तरीके से। ये एक 3 डायमेंशनल वाला एक स्थान बना लेते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि इसको लीजिए एक्स अक्ष, ये जो है वाई अक्ष, एक्स अक्ष, और ये जेड अक्ष। इस क्यूब, इस घन की एक्स अक्ष में जो भुजा है उस भुजा का नाम ए है। ओके, जिस भुजा का फैलाव y अक्ष में है वह b है, और z अक्ष में जिसका है वह c है। ओके, अब a और b के बीच में एक कोण बन रहा है, b और c के बीच में एक कोण बन रहा है, c और a के बीच में एक कोण बन रहा है। तो यहां पर c और b के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है अल्फा। C और A के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है बीटा। B और A के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है गामा। तो हम यहाँ पे इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपको जो A, B और C जो दिखाई दे रहे हैं, यह इस घन की भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। ओके, जहां पे A एक्स अक्ष में है, B वाई अक्ष में है, C जेड अक्ष में है। यहीं पे हम अगर बात करते हैं, इनके बीच में बनने वाला कोण, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है
उस कोण को, अक्षों के बीच बन रहा है इसलिए वह कोण अक्षीय कोण क्या कहलाएगा? अक्षीय कोण। आप देख पाएंगे कि अक्षीय कोण कौन कौन से हैं। जैसे अल्फा, अल्फा अक्षीय कोण जो है वो बी और सी के मध्य का है, बी व सी के मध्य का कोण। वहीं पे आप देखेंगे बी यानी कि बीटा, बीटा कोण जो है वह सी और ए के मध्य का है, सी व ए के मध्य। यहीं देखें ए और बी के बीच का जो कोण है वह गामा है, ए व बी के मध्य का कोण जो है वह गामा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भुजाएं जो है ए एक्स अक्ष में, बी वाई अक्ष में, सी जेड अक्ष में तथा इनके अक्षीय कोण अल्फा, अल्फा कोण जो है वो बी और सी भुजा के मध्य में है, बीटा कोण जो है वो सी व ए के मध्य में है, गामा कोण जो है ए व बी के मध्य में है। हम इन पैरामीटर्स को हम इस तरीके से जो है देख सकते हैं। और अगर एक ट्रिक के माध्यम से हम देखें तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप ले सकते हो कि अगर ए है तो उसको लेके चलिए अल्फा, अगर बी है तो उसके साथ जो है बीटा, सी है तो उसके साथ गामा। इस तरीके से आप इनको लेके चल सकते हैं। इन्हीं भुजाएं और अक्षीय कोणों के माध्यम से जो है हम जो क्रिस्टल तंत्र है उनको समझाएंगे, क्योंकि उन क्रिस्टल तंत्रों की एकक कोष्ठिकाएं कैसी होंगी, उनकी भुजाएं कैसी होंगी, उनके मध्य का अक्षीय कोण किस तरीके से होगा। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र। ओके, ठीक, ले लिया, ठीक। अब देखते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र। सात क्रिस्टल तंत्र। इनमें देखेंगे क्रिस्टल तंत्र का नाम, तंत्र का नाम, क्रिस्टल तंत्र का नाम, भुजाएं, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण और उसके उदाहरण। सबसे पहले जो 7 क्रिस्टल तंत्र है उसका नाम है घनी, घनी क्रिस्टल तंत्र। घनी क्रिस्टल तंत्र जो होता है इनमें इनकी भुजाएं, देखो अगर भुजाएं समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको एक बार यहां पे बना दे रहा हूं, इसको देखते रहिएगा। ऐसा, ये जो है ये इनकी भुजाएं हैं। जहां हमने दिया था ये ए, ये बी, ये सी, इनके बीच का जो कोण है ये गामा, अल्फा और ये बीटा। तो जो घनी क्रिस्टल तंत्र है उसमें भुजाएं
ए बी सी ये आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ओके, भुजाओं के साथ इनके कोण जो है अल्फा बीटा गामा ये सभी आपस में बराबर होते हैं, और ये जो अक्षीय कोण है ये 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। और घनी क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है NaCl तथा KCl, ये इनके उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है घनी क्रिस्टल तंत्र के बाद दूसरा है चतुष्फलकी। चतुष्फलकी क्रिस्टल तंत्र। ओके, चतुष्फलकी क्रिस्टल तंत्र जो होता है इसमें A इज इक्वल टू बी एंड B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि A और B भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं, किंतु C भुजा बराबर नहीं होती, या तो कम हो सकता है या तो फिर अधिक हो सकता है। ओके, और यहाँ पे जो एंगल्स हैं, जो अक्षीय कोण है, वो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये सभी जो है 90 एंगल के होते हैं। और चतुष्फलकी क्रिस्टल तंत्र का जो उदाहरण है वो है कैल्शियम सल्फेट। इस तंत्र का उदाहरण है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है चतुष्फलकी के उपरांत विषम लंबाक्ष। तीसरा है विषम लंबाक्ष। तीसरा जो है क्रिस्टल तंत्र वह है विषम लंबाक्ष। ओके, विषम लंबाक्ष में इनकी भुजाओं में A इक्वल टू B इक्वल टू C, ये जो है तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। वहीं इसकी अक्षीय कोण देखें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये सभी जो है 90 डिग्री के होते हैं। ओके, और इसका विषम लंबाक्ष का अगर उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है बेरियम सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से घनी, चतुष्फलकी एवं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष के बाद देखेंगे अब एक नताक्ष। क्या देखना है? एक नताक्ष। इसके बाद जो अगला प्रकार होता है वह है एक नताक्ष। एक नताक्ष, ये एक नताक्ष जो है इसमें A इक्वल टू B, A और B जो है आपस में बराबर होते हैं, और ये A और B आपस में बराबर नहीं होते। यहां पर भी A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C। ओके, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। इनके भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। इनके एंगल्स की बात करें, इनके अक्षीय कोणों की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा, और ये अल्फा और बीटा जो होते हैं वो 90 एंगल के होते हैं, एंड जो गामा है वह इनके बराबर नहीं होता। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से एक नताक्ष A is not equal to B, B is not equal to C, alpha equal to beta equal to 90 degree and gamma is not equal to 90 degree. Then okay, इसके सामने है अब त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष अगला जो है वह है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में A is not equal to B, B is not equal to C। त्रिनताक्ष जो है इसमें A is not equal to B and B is not equal to C। ओके, एंगल्स देखें तो ये एंगल्स भी आपस में बराबर नहीं होते। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा
बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ओके, एंड ये सभी के सभी जो है 90 डिग्री भी नहीं होते, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अच्छा एक नताक्ष का एग्जाम्पल, एक नताक्ष का जो एग्जाम्पल है Na2SO4 10H2O 10H2O 10H2 और त्रिनताक्ष का उदाहरण है K2Cr2O7। ओके, इस तरीके से ये भी जो है 90 डिग्री नहीं होते। अगला है छठवां त्रिकोणी। त्रिकोणी त्रिकोणी जो होती है इसमें A बराबर B, B बराबर C, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगला अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू गामा, इट्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपस में जो है आपस में बराबर तो होते हैं किंतु ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इसका उदाहरण है NaNO3। ओके, त्रिकोणी। अगला है षटकोणी। षटकोणी 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 में A बराबर B होता है लेकिन B इज नॉट इक्वल टू C। और यहां पर एंगल की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, इसका एग्जाम्पल जो है ZnO। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 7 क्रिस्टलीय तंत्र में, तंत्र का नाम, उनके आर्म्स भुजाएं और उनके अक्षीय कोण और उदाहरण। सबसे पहले घनी। घनी में क्या होता है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, आपस में भुजाएं बराबर, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, उनके कोण भी, अक्षीय कोण भी आपस में बराबर है। उदाहरण है NaCl और पोटेशियम क्लोराइड। वहीं चतुष्फलकी की बात करें तो अल्फा A इक्वल टू B इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, यानी कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। यहां पर तीनों अक्षीय कोण बराबर है और 90 अंश के बराबर है। तो कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, तीनों अक्षीय कोण आपस में बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। उदाहरण है इसका बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है एक नताक्ष। एक नताक्ष में तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, दो कोण अल्फा बीटा 90 डिग्री के होते हैं और गामा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। तो इसमें आप देख सकते हैं Na2SO4 and 10H2O। त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में तीनों आपस में जो है बराबर नहीं होते भुजाएं और तीनों अक्षीय कोण भी आपस में बराबर नहीं होती और वो 90 एंगल के भी नहीं होते। इसका उदाहरण है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। नेक्स्ट है त्रिकोणी। त्रिकोणी में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीनों के बॉन्ड अक्षीय कोण भी बराबर होते हैं किंतु ये 90 डिग्री नहीं होते। इसका उदाहरण है NaNO3। अगला है षटकोणी। षटकोणी में भुजाएं A और B भुजा आपस में बराबर होती है, C जो है इन दोनों के बराबर नहीं होते, C की लंबाई अलग होती है। अल्फा और बीटा आपस में बराबर होते हैं, ये 90 एंगल के होते हैं किंतु गामा जो होती है वो 120 एमएल की होती है। तो इस तरीके से इसका उदाहरण है ZnO2। आप देख सकते हैं कि यह जो है क्या है, 7 क्रिस्टल तंत्र है। ओके, 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसको मिटाते हैं। ओके, ठीक। अगला देखते हैं
संरचनात्मक अवयवों की उपस्थिति के अनुसार एकक कोशिकाओं के प्रकार, यानी कि कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोशिका की यूनिट सेल, सबसे पहले सरल घनी सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। तो इसमें सबसे पहले तो हम एक क्यूब का निर्माण करेंगे इस तरीके से। यह एक क्यूब है। जो सिंपल क्यूब जो होता है, जो सरल घन जो होता है, सरल घनी सेल जो होता है, इसके कोनों पर कणों की व्यवस्था होती है। एक क्यूब के पास 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो इनके कोनों पर अणुओं की या कणों की व्यवस्था होती है इस तरीके से। तो जब कणों की व्यवस्था घन के कोनों पर हो तो वह सरल घनी सेल कहलाती है। ओके, जब कणों की व्यवस्था घन के कोनों पर हो तो वह क्या कहलाती है? सरल घनी सेल। जब कणों की व्यवस्था केवल घन के कोनों पर हो, उसे सरल घनी सेल कहते हैं। सरल घनी सेल कहते हैं। ओके, तो यहां पर कोनों पर जब उपस्थित होगा कण तो वह सरल घनी सेल होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित घनी। अंतः केंद्रित घनी सेल। अंतः केंद्रित घनी सेल, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक सेल। ओके, तो इसके लिए फिर से हमको एक क्यूब बनाना पड़ेगा इस तरीके से। एक क्यूब है, यहां देख पाएंगे, ऐसा ऐसा। इससे पहले हमने देखा कि जो घन होता है, घन के कोनों पर जो है सरल घनी सेल के लिए कोनों पर उपस्थित होता है, ऐसा। तो इस कोने पर एक कण, 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 इस कोने पर एक कण। तो ये जो कोने हैं, ये जो कोने हैं, इन कोनों पर जब एक एक कण 8 कोनों पर उपस्थित हो तो वह बन जाता है सरल घनी सेल। लेकिन ये कहता है अंतः केंद्रित घनी,
यानी कि इस घन के केंद्र पर एक कण और उपस्थित होता है, ऐसे बीचों बीच, इस घन के केंद्र पर बीचों बीच, तब जाके ये क्या कहलाता है, अंतः केंद्रित घनी से। ओके, समझ में आ रहा है कि घन के 8 कोनों पर होना चाहिए और साथ में एक घन के केंद्र पर होना चाहिए। तो ऐसा जो एकक कोष्टिका होती है उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित घनी सेल। क्या कहलाती है वह, अंतः केंद्रित घनी सेल। ओके, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा, जिसमें क्या होता है, इस तरीके से एक घन होगी, ऐसे, पहले तो आप ऐसे घन बनाएंगे, ऐसे, ठीक। जब घन बनता है तो घन के कोनों पर, 8 कोनों पर तो कण उपस्थित होते ही हैं। इन 8 कोनों पर, घन के 8 कोनों पर कण उपस्थित हैं, साथ में फलक, ये जो ऊपर नीचे दाएं बाएं दिख रहे हैं ये फलक है। एक घन जो होता है उसमें, एक घन में 6 फलकें होती हैं। जैसे एक क्यूब की बात करें, एक घन की बात करें, ये घन है, इसमें आप देख पाएंगे कि ये फलक कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने फलक हैं, 6 फलक। कोने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल कोने, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। इसके फलकों की संख्या जो होती है कितनी है, 6 है। तो 6 फलक हैं। तो 6 फलकों के केंद्र में, जिसके चलते इसका नाम क्या पड़ जाता है, फलक केंद्रित घनी सेल। फलक केंद्रित घनी सेल, फलक केंद्रित घनी सेल। कोनों पर ऑलरेडी हैं, इसके अलावा जो कण उपस्थित होंगे वो फलकों पर, आप देख सकते हैं ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, ये वाला इधर सामने का फलक, ये वाला उधर पीछे का फलक। तो एक इस फलक पे, यहाँ पे केंद्र पे, दूसरा इधर नीचे के फलक पे केंद्र पे, तीसरा इधर साइड वाले के केंद्र पे, इधर साइड वाले के केंद्र पे एक ठो। तो ये जो है ना सामने का फलक, इसके लिए यहाँ पे, और अगला जो है ये जो है पीछे का फलक उसके लिए यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फलकों में भी है, फलकों के केंद्र पर भी कण है और जो घन है उसके कोनों पर भी। तो इस तरीके से जो एकक सेल होता है, इकाई सेल होता है, एकक कोष्टिका होती है, उसे कहते हैं फलक केंद्रित घनी सेल। कोनों पर होना चाहिए, कोनों के साथ साथ उनके 6 फलकों पे, है ना, प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, तो वो क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित घनी सेल। ओके, अगला है अंत्य केंद्रित घनी। एक और प्रकार है, यहां तक का लिख लीजिए, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लीजिए। ओके, ठीक है। एक और है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक और चौथा प्रकार है जिसका नाम है अंत्य अंत्य केंद्रित घनी सेल। चलिए देखते हैं क्या है अगला चौथा प्रकार जो है, अंत्य अंत्य केंद्रित घनी सेल। सबसे पहले तो वो एक सामान्य घन होगा जो इस तरीके से है, इसके पास कोनों पर कण ऑलरेडी उपस्थित होंगे। इसके अलावा अंत्य केंद्र, ये क्या कहता है, किसी एक साइड के, है ना, इस घन के आमने सामने के फलकों पर, कैसे,
इस तरीके से आमने सामने के फलकों पर ये घन है, इधर एक फलक में अगर उपस्थित है तो अगला इधर होगा, इधर उपस्थित है तो पीछे वाले में, इधर ऊपर साइड वाले में है तो नीचे साइड वाले में। तो किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर होना चाहिए, उसे कहेंगे अंत्य केंद्रित घनी। तो ये ऑलरेडी कोनों पर है, अगर मान के चलते हैं हम इसमें ले तो अगला जो होगा यहां होगा, है ना, अंत्य केंद्रित घनी। और दूसरा जो है उसके उस पार वाले में यहां पे अंत्य केंद्रित घनी। अगर वहां पे नहीं हो रहा है, किसी दूसरे फलक में आप ले रहे हैं और उसके सामने की जो फलक होगी वहां पे आपको जो है दिखाना पड़ेगा। जैसे ये सिंपल क्यूबिक है, इसके कोनों पर होती है, आपको इसको बनाना सीखना है। जिस तरीके से मैं एक बार में बना रहा हूं इस तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि बिना डायग्राम के इसको आप कैसे समझाएंगे। देखो अभी हमने क्या किया, इधर इस साइड के को लिए थे, अब देखते हैं इस साइड ले लेते हैं। ऊपर का हमने लिया तो इसकी सामने की फलक कौन सी होगी, नीचे वाली। तो किन्हीं दो फलकों में, आमने सामने की फलकों में के केंद्र पर जो है कण उपस्थित होना चाहिए। लो ये यहाँ पे एक और बचा है, सामने वाला और पीछे वाला के लिए राइट साइड हो गया, ऊपर नीचे हो गया, एक और रह गया है। तो एक और रह गया है तो उसको भी बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इस तरीके से आप देख पाएंगे ये जो है सामने की भुजा है, ये जो दिख रही है, सॉरी फलक है, ये सामने की फलक है, हमारे सामने की ओर, ठीक। और उस पार जो है ये जो बच गया ये पीछे की फलक है। तो इस फलक के केंद्र पर अगर है तो साइड उस फलक के केंद्र पर होगा। और इसके कॉर्नर में तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि जो क्यूब है तो क्यूब के कॉर्नर में ऑलरेडी रहेंगे कणों की व्यवस्था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि अंत्य केंद्रित घनी सेल एक्चुअल में होता क्या है। अंत्य केंद्रित घनी सेल देखिए इधर, और ये वाला पीछे वाला, ठीक। तो इस तरीके से आमने सामने की फलकों पर, आठों कोनों पर तो रहेंगे, साथ में आमने सामने की फलकों पर भी कणों की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा, अंत्य केंद्रित घनी सेल। तो इस तरीके से हमने देखा सिंपल क्यूबिक सेल यानी कि सामान्य घनी सेल, जिसके एक घन के कोनों पर अगर उपस्थित है, जैसे मैं घन ले लेता हूं, ये घन है तो इसके कोनों पर उपस्थित अगर होता है तो वह सामान्य घनी सेल है। उसके साथ अंत्य केंद्रीय घनी सेल, अंत्य केंद्रीय घनी सेल में क्या हो रहा है, आमने सामने की फलकों पर, यहां है तो इधर बाजू वाला है तो इधर बाजू वाला, सामने है तो पीछे वाला। उसके बाद अंतः केंद्रित घनी सेल, आठों कोनों पर सभी में होगा, आठों कोनों पर तो सभी सेल में होगा। फिर अंतः केंद्र मतलब इस घन के बीच में कोई कण उपस्थित होना चाहिए, ओके। उसके बाद फलक केंद्रीय घनी, तो ये 6 फलकें हैं, आठों कोनों पर 6 फलकों पर इनके केंद्र पे उपस्थित हो, तब जाके वो क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित घनी सेल। तो आशा करते हैं कि आपको यह एक एक सेल के प्रकार जो है समझ में आ गए होंगे अणुओं की व्यवस्था के आधार पर। तो आज तक के लिए यही, खूब पढ़िए, मन लगाइए और अपना रिजल्ट जो है बोर्ड में अच्छे से अचीव करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।